प्रादर्शिक भूगोल के अंतर्गत आज मालवा के पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो मालवा के पठार देखते हैं तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इसकी स्थिति और विस्तार क्या होगा। तो इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं तो यह मध्य भारत का एक पठार है, जिसके अगर उत्तर में बात करते हैं तो मध्य भारत के पठार और बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है। अगर पूरब और दक्षिण के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे विंध्य रेंज मिलेगा। पश्चिम क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे गुजरात के मैदान से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है इसको मालवा के पठार के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर ये मुख्य रूप से बात करें कि मालवा का पठार कहाँ पड़ता है तो आपको ये मध्य प्रदेश और जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वाला जो क्षेत्र होता है उसमें फैला हुआ जो बृहद क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, उसको हम लोग मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। वहीं अगर देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है आमतौर पर देखेंगे कि जो पहाड़ी होता है, पहाड़ी पर केंद्रित एक त्रिभुजाकार बनाता है, जिसके अगर पश्चिम बात करते हैं तो अरावली रेंज पड़ेगी। अगर उत्तर में बात करते हैं तो आपको मध्य भारत का पठार मिलेगा। वहीं अगर पूरब के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बुंदेलखंड द्वारा एक सीमा बनाती हुई जो क्षेत्र होता है जिसको हम लोग मालवा पठार के नाम से जानते हैं। अगर इसका विस्तार के बारे में बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरी, तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करते हैं तो यह आपको 19 डिग्री 36 मिनट से लेकर 25 डिग्री 60 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। वहीं अगर देशांतरी बात करते हैं तो यह आपको 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर 79 डिग्री 14 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। अगर क्षेत्रफल की बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर 1,96,786 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ जो भूभाग है जिसको हम लोग मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। अगर इसकी धरातली दशा और ये भूगर्भीय संरचना के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से अगर देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो अरावली से लगता है। अगर दक्षिणी सीमा के बारे में बात करते हैं तो यह आपका सतपूर्णा से लगता है। अगर पूर्वी और उत्तरी सीमा के बारे में बात करते हैं तो आपको ये विंध्य और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र से लगता है। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है ये बुंदेल है आपका, और ये बुंदेलखंड विंध्य वाला जो क्षेत्र होता है उसे लगता है। उसके बाद से ये जो पूरा जो क्षेत्र है नर्मदा और सोन घाटी है जो पठार के दक्षिणी भाग में और ये पश्चिमी पूर्व दिशा में फैला हुआ जो क्षेत्र होता है जिसको हम लोग मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। अगर मालवा के पठार के बारे में बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से देखेंगे काली मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि यह जो पूरा क्षेत्र है, यह आपका पूरा जो क्षेत्र होता है ये प्री क्रेटेशियस एरा में बना हुआ है। यानी कि प्री क्रेटेशियस एरा में जब पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलने के बाद से जब लावा के रूप में निक्षेपित हो गया, उससे जो निर्मित मतलब मैदान बना, निर्मित जो मतलब कि एक स्थलाकृति बनी जिसको हम लोग मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। अगर इसकी ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो औसत रूप से इसकी ऊंचाई लगभग आपको 500 से लेकर 600 मीटर के आसपास मिलेगी। वहीं समय के साथ से क्या हुआ कि टर्सरी काल में क्या हुआ कि इसकी स्थलाकृतियाँ में परिवर्तन हुआ, जिससे इसका भूदृश्य पर प्रभाव पड़ा। अब प्रभाव पड़ने पर इसमें क्या हुआ, बदलाव हुआ। अगर बात करें कि मालवा के पठार से कौन कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से प्रवाहित होती है तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको माही नदी मिलेगी, चंबल नदी मिलेगी, काली सिंधु मिलेगी, पार्वती मिलेगी, बेतवा मिलेगी, धसान नदी आदि प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में बहने वाली जो है नदियाँ पाई जाती हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो पूरे जो पठार वाला जो क्षेत्र होता है इसको 2 प्रदेशों में बांटा जाता है। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो रेड वाला जो लाइन दिख रहा है ये पूरा जो क्षेत्र होता है ये आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है। बाकी का जितना जो क्षेत्र है ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। जब 2 प्रदेशों के बारे में बात करते हैं तो जो इसमें पहला प्रदेश होता है इसको हम लोग बोलते हैं नर्मदा गत, यानी कि नर्मदा डीप बोलते हैं। जो दूसरा इसमें है इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। अगर नर्मदा गत के बारे में बात करते हैं तो यह पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत जो सोन की घाटी है या जो विंधन वाला जो संधि है उसके आसपास वाला जो क्षेत्र होता है, जो संरचनात्मक विस्थापन के कारण जो बना हुआ है, उस स्थलाकृति को लगभग देखेंगे कि एक 5 से लेकर 16 किलोमीटर जो चौड़ी घाटी होती है उसमें फैला हुआ जो क्षेत्र होता है उसको नर्मदा डीप के नाम से जानते हैं। आगे चलकर ये देखेंगे कि ये क्या होता है, निमाड़ का जो मैदान होता है इसके समीप जो मांडवा होता है, चाहे अकरानी की जो पहाड़ी होता है, इसको क्या करता है, उसे अलग करता है या ये उसे युक्त रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ये कांद्रा के या नर्मदा जो डीप होता है उससे अलग करता हुआ जो क्षेत्र है जिसको हम लोग नर्मदा डीप के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम लोग क्या बोले वेस्टर्न सतपुड़ा के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से जब देखेंगे तो ये आपको नर्मदा और ताप्ती जो बेसिन होता है इन दोनों को अलग करने वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग वेस्टर्न सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। अगर बैतूल के निकट जो राजपीपला की पहाड़ी होती हैं इसके वहाँ मतलब कि इसका पश्चिम तक विस्तार पाया जाता है। फिर उसके बाद से जब तो बुरहानपुर गैप जो होता है वहाँ से आपको ताप्ती नदी बहती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यह अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए कि ये आपका मालवा का पठार है तो यहाँ से लगभग आप मान लीजिए नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और यहाँ से आपको ताप्ती नदी निकलती है। यानी कि इन दोनों के जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग वेस्टर्न सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो जो पूरा मालवा का पठार है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कहाँ पाई जाती है, मतलब सबसे ऊंचाई वाली जो क्षेत्र पाया जाता है तो पंचवटी के पास एक धूपगढ़ होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर की पाई जाती है, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब यह अपार गोंडवाना काल का बालू के पत्थर से मिलती हुई एक चट्टान पाई जाती है जिसको हम लोग वेस्टर्न सतपुड़ा कहते हैं। उसके बाद से देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं या जल प्रवाह पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि नदियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार के पाई जाएगी। पहली नदियाँ वो होगी जो आपको देखेंगे कि इधर आपको क्या बोलते हैं अरब सागर में गिरेगी। कुछ ऐसी नदियाँ होगी जो आपको गंगा के ट्रिब्यूटरी माने सहायक नदियों के साथ बहती हुए जाकर आपको बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो यानी कि यहाँ पे मुख्य रूप से जो अरब सागर की खाड़ी की तरफ गिरने अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ पाई जाएगी और बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियाँ पाई जाएगी। अगर मुख्य रूप से यहाँ पे नदियों के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे नर्मदा हो गई, तप्ती हो गई, महानदी हो गई, जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। वहीं अगर बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है तो आपको ये चंबल नदी हो गई, बेतवा नदी हो गई, जो दक्षिण पश्चिम के साथ साथ दक्षिण दिशा में बहती है। उसके बाद से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। फिर उसके बाद से क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए ये आपका देखिए ये नर्मदा वाली नदी है जो ऐसे प्रवाहित होते हुए आपको बंगाल की ये प्रवाहित होते ऐसे आपको अरब सागर में चली जाती है। फिर यहाँ से माही नगर निकलती है, फिर उसके बाद से ये अरब सागर में चली जाती है। ताप्ती नदी आपको यहाँ से निकलती है जो मुख्य रूप से अरब सागर की तरफ जाने वाली नदी होती है। वहीं अगर बात करते हैं तो ये आपकी मुख्य रूप से चंबल नदी है जो यहाँ से आपको राजस्थान में चली जाती है। अब इसमें देखिए ये जो छिपा नदी है, फिर से यहाँ पर काली सिंधु है जो जाकर चंबल को ज्वाइन करती है। फिर उसके बाद से यहाँ पर पार्वती नदी है। फिर उसके बाद से देखेंगे ये आपकी सिंध नदी है। उसके बाद से ये देखिए आपकी ये बेतवा नदी है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये केन नदी है। यह मुख्य रूप से जाकर फिर वहाँ पे आपको यमुना नदी को ज्वाइन करती है, ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ प्रवाहित होती है। यानी कि जब बात करते हैं मुख्य रूप से तो यहाँ पे जो चंबल नदी है उसका अगर उद्गम स्थल की बात करते हैं तो यह इंदौर जिला के निकट एक मानपुर होता है। वहाँ पर आपको 884 मीटर की ऊँचाई से क्या होती है निकलती है। निकल के उसके बाद से चंबल नदी की अगर सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया है तो आपको गंभीर मिल जाएगी, सिप्रा मिल जाएगी, छोटी काली मिल जाएगी, काली सिंध मिल जाएगी, फिर से परवन नदी मिल जाएगी, पार्वती मिल जाएगी, जो इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। अगर यहाँ के जलवायु के बारे में बात करते हैं कि यहाँ की क्लाइमेट कैसी पाई जाती है तो जो प्रदेश की जलवायु पाई जाती है ये आपको उष्ण मानसूनी प्रकार की पाई जाती है, जिसका अक्षांशीय स्थिति और धरातली भिन्नता के कारण वहाँ पर देखेंगे स्थानीय भिन्नता भी पाई जाती है। वहीं अगर चंबल नदी के पश्चिम वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको उपोष्ण स्टेपी प्रकार के जलवायु पाई जाती है। वहीं अगर बात करते हैं पूर्व में जो स्थित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मानसूनी सावना प्रकार के जलवायु पाई जाती है। जो सतपुड़ा और विंध्य वाला जो पर्वत होता है वहाँ पर उपस्थिति के कारण वहाँ पे मुख्य रूप से अब देखेंगे कि 3 प्रकार के ऋतुएं पाई जाती हैं। पहला है आपका शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु और तीसरा है आपको वर्षा ऋतु पाया जाता है। अगर औसत रूप से बात करें तो पूरे जो आपका मालवा का पठार वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे औसत रूप से देखेंगे कि 105 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन इसमें भी भिन्नता पाई जाती है। पश्चिम वाले जो क्षेत्र होता है वहाँ पे 80 सेंटीमीटर की वर्षा पाई जाती है, लेकिन पश्चिम से जैसे जैसे पूर्व की तरफ आप बढ़ते जाते हैं तो वर्षा की मात्रा बढ़ती हुई 200 सेंटीमीटर तक चली जाती है। जो पूरा इस मालवा के पठार का जो वर्षा होती है उसका 90% मतलब कि 90% जो वर्षा होती है वो आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है।
अगर ये मालवा के पठार की मिट्टियों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से आपको पता है कि यह प्री क्रेटेशियस एरा में जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकला, उसके बाद से वो लावा के रूप में निक्षेपित हो गया, जिससे निर्मित अगर स्थलाकृति बनी उसको हम लोग मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये मैग्मा द्वारा निर्मित बना हुआ स्थलाकृति है तो क्या होगा, इसमें काली मिट्टी की अधिकता पाई जाएगी। तो मालवा के पठार में प्रमुख रूप से देखेंगे तो आपको काली मिट्टी ही पाई जाएगी, जो गहरी, ये क्या होती है कि ये काली मिट्टी गहरी और कणों के आकार के आधार पर भिन्नता रखती है। जिसमें देखेंगे कि यह जो काली मिट्टी होती है इसमें देखेंगे आप फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया या जीवाश्म हो गए, इसकी तो कमी पाई जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं पोटास और जो चूने के बारे में बात करते हैं या जिसे चिका कहा जाता है, उसकी मात्रा अगर देखेंगे तो पर्याप्त रूप से पाई जाती है। इस वजह से यह जो मिट्टी है, कपास हो गया, ज्वार हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, मूंगफली हो गया, इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि जो काली मिट्टी है इसकी मतलब कि चूने के आधार पर अगर इसको बांटने की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की पाई जाती है। एक आपकी होगी गहरी काली मिट्टी, दूसरी आपकी होगी मध्य काली मिट्टी और तीसरी ये होगी आपको छिछली काली मिट्टी। तो यह जो मुख्य रूप से जो गहरी काली मिट्टी है, यह आपको देखेंगे कि नर्मदा के जो घाटी है, सतपुड़ा बिंधन वाला जो ये पठार वाला जो समतली क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं अगर चिक्का के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो चिक्का का प्रतिशत होता है यह आपको लगभग 50 से 60% के आसपास मिलती है। इस मिट्टी में देखेंगे कि नमी के जो संग्रहण करने के मतलब कि वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जो अगर मध्य काली मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये देखेंगे कि आपको सागर जिला हो गया, निमाड़ हो गया, रायसेन हो गया, सिरोही हो गया, मंदसौर हो गया, उसके बाद से शाजापुर हो गया, उज्जैन, देवास, इंदौर, धार जिलों में इसका मतलब कि विस्तार पाया जाता है या मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती हैं। अगर इसका चिक्का के प्रतिशत के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो चूने के प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो लगभग इसमें आपको 20 से 40% के बीच में पाई जाती है। तीसरी मिट्टी के बारे में बात करते हैं छिछली मिट्टी। तो जो छिछली मिट्टी है यह मुख्य रूप से आपको सतपुड़ा जो श्रेणी है उसके जो झाबुआ हो गया, झलवाड़ हो गया, पश्चिम रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, बसवाड़, यानी कि मुख्य रूप से यह देखेंगे कि जो यह क्या बोलते हैं राजस्थान वाला जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में पाई जाती है। अगर वहीं इसके चिक्का के प्रतिशत के बारे में बात करते हैं तो लगभग इसमें 15 से 30% के आसपास यहाँ पे चिक्का के प्रतिशत पाया जाता है। मालवा के पठार में काली मिट्टी के अलावा अन्य भी मिट्टियाँ मिलती है या मिश्रित मिट्टी मिलती हैं। तो एक मिट्टी ऐसी होती है जैसे कि मिश्रित लाल और काली मिट्टी मिलती है, फिर से एक लाल और पीली मिट्टी मिलती है, भूरी मिट्टी मिलती है, रेतीली मिट्टी मिलती है। फिर देखेंगे कि जो समतलीय वाला क्षेत्र होगा या जो नदियों के प्रवाह वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ पे आपको काप मतलब कि एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। उसके बाद से जो काली वाला जो सिंध होता है, काली सिंध है, पार्वती है, माही नदी है, उसके आसपास वाला जो क्षेत्र होता है, जो नदियों के किनारे वाला उपजाऊ भूमि होती है, वहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल यानी कि काप प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। अगर इस मालवा के पठार के वनस्पतियों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से इस पठार पर सावना प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं या सावना प्रकार के यहाँ पे मतलब कि जलवायु होने की वजह से इस प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो जो दक्षिणी भाग होता है वो आर्द्र होता है, तो वहाँ पे आर्द्र आर्द्र ये पतझड़ प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगर वनों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो वन होते हैं यहाँ के शुष्क पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। कहीं कहीं देखेंगे आप लोग कि जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है वहाँ पे आपको कटीली झाड़ियों के रूप में पाया जाता है। यानी कि पूरे मालवा के पठार को अगर वनों को बांटे तो आमतौर पर यहाँ पे 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहली जो वन होगा इसको हम लोग बोलेंगे पहाड़ी वन, दूसरा जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रीम वन, और तीसरा जो इसमें होगा वो होगा आपका पठारी वन। जब पहाड़ी वन के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से आपको ये बिंधन हो गया, सतपुड़ा वाला जो पहाड़ी के ऊंचे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। इसमें अगर प्रमुख रूप से बात करें कि किस प्रकार के वृक्ष पाया जाता है तो यहाँ पे आपको सागौन मिलेगा, हल्दू मिलेगा, फिर से सलाई मिलेगी, साल मिलेगा, साज के वृक्ष पाए जाते हैं, और यहाँ पे देखेंगे प्रमुख रूप से आरक्षित वन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं अगर स्ट्रीम वन के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रीम वन वो वन होता है जो नदियों के किनारे फैले हुए भूभाग होते हैं, अगर वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं तो इसको हम लोग स्ट्रीम वन के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कि स्ट्रीम वन के अंतर्गत कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं तो इसमें आपको ताड़ हो गया, बबूल हो गया, नीम हो गया, महुआ हो गया, फिर से यह हरड़ हो गया, आदि प्रकार के वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं जिसको हम लोग स्ट्रीम वन के नाम से जानते हैं। वहीं अगर पठारी वन के बारे में बात करते हैं तो यह आपको देखेंगे कि जो ऊंचे समतल
समतली भूभाग होता है जिसको पठारी क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पे पाया जाता है। तो वहाँ मुख्य रूप से आपको ढाक और काटिली ये झाड़ियाँ होती हैं, मुख्य रूप से पाई जाती हैं। जो विंध्यान और सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र होता है, उस जिलों में जो फैले हुए जो वन है, उसका प्रतिशत आपको अधिक देखने में मिलता है। जिसमें पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं तो सागौन हो गया, बांस हो गया, मालवा के पठार में प्रमुख रूप से जो विस्तृत वन क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पे इसका उत्पादन होता है या वहाँ पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद से अगर खनिज के बारे में बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि मालवा के पठार क्या है, मैग्मा द्वारा बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यह एक पूरा जो क्षेत्र होता है, अगर खनिज की दृष्टि से देखें तो काफ़ी धनी होगा, यानी कि यहाँ पे खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र होगा। अगर खनिज के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि यहाँ पे कोयला पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है यहाँ पे प्रमुख रूप से। मालवा के जो पठार के जो दक्षिणी पूर्वी वाला जो भाग होता है, वहाँ पे मुख्य रूप से आप देखेंगे कि कोयला के भंडार पाए जाते हैं। वहीं भी जो बैतूल के तवा वाली जो घाटी है, चाहे ये पाटकोटा वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे आपको कोयला के भंडार पाए जाते हैं। अगर लौह अयस्क के बारे में बात करें तो जो धार जिला है, झाबुआ है, पूर्वी निमाड़ है, पश्चिमी निमाड़ है, बांसवाड़ा, झालवाड़ या रायसीना वाला जो जिले होते हैं, यानी कि जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला जो जिला शामिल है, इन क्षेत्रों में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है या वहाँ पे उत्खनन किया जाता है। अगर मैग्नीशियम भंडार के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से आपको झाबुआ वाला जिला जो होता है, वहाँ पे बहुलता यानी कि प्रमुख रूप से पाया जाता है। तांबा भंडारण की अगर बात करें तो यह आपको देवास हो गया, होशंगाबाद हो गया, बसवाड़ा हो गया, फिर से झालावाड़ वाला जो जिला होता है, उस क्षेत्र में आपको तांबे के भंडार पाए जाते हैं। गुना और विदिशा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपको बक्साइट पाई जाती है। चूना पत्थर की अगर बात करें तो ये आपको झाबुआ में, धार में, पश्चिमी निमाड़ में, गुना और मंदसौर जिला में पाया जाता है। वहीं अगर संगमरमर के बारे में बात करते हैं तो संगमरमर मुख्य रूप से आपको होशंगाबाद में मिलता है। सीसा और जस्ता की अगर बात करते हैं तो इसका भंडारण आपको बसवाड़ा में पाया जाता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। बैतूल में आपको देखेंगे वहाँ पे ग्रेफाइट पाई जाती है, यानी कि ग्रेफाइट का उत्खनन बैतूल क्षेत्र में किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहीं अगर विंध्यन के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है कि यह पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपको बलुआ पत्थर से निर्मित जो मतलब कि सीमेंट फैक्ट्री या इस प्रकार के जो भी मतलब कि खनिज संसाधन होता है, वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जल संसाधन और विद्युत उत्पादन की दृष्टि से यह मालवा का पठार कैसा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इतनी तमाम नदियाँ निकलती है, तो जल संसाधन तो है, तो जब जल संसाधन है तो विद्युत उत्पादन की भी संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। तो जल संसाधन की दृष्टि से यह क्षेत्र क्या है, काफ़ी धनी है, यानी कि काफ़ी रिच क्षेत्र है। यहाँ पे आपको नर्मदा हो गई, चंबल हो गई, चंबल बेसिन हो गई, जहाँ पे विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है और सिंचाई के संसाधन भी यहाँ पे विकसित किया गया है, या इसकी संभावनाएं हैं, विकसित किया जा सकता है। नर्मदा नदी जो है लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचा जा सकता है, माने नर्मदा नदी से 20 लाख हेक्टेयर जो भूमि है आसपास के क्षेत्र, उसको सींचा जा सकता है। वहीं अगर बात करें कि बिजली के उत्पादन करने की कितनी संभावना है, तो लगभग यहाँ पे 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। चंबल जो घाटी परियोजना है यहाँ के प्रमुख परियोजना है। इससे 2 नदियाँ निकलकर प्रवाहित होती हैं, जो कि आसपास के क्षेत्रों को सींचने के काम करती हैं। जो चंबल घाटी होती है वो चंबल घाटी के उपजाऊ जो एलुवियल वाला सॉइल होती है, उसको ये सींचने के भी काम करती हैं। अब इसके बाद से जनसंख्या के बारे में बात करते हैं, तो जो पूरा हमारा मालवा के पठार वाला क्षेत्र है, अगर 2011 जनगणना के हिसाब से देखें तो यहाँ पे लगभग आपको 4,74,25,618 व्यक्ति पाए जाएंगे। अगर वहीं जनघनत्व के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जनघनत्व आपको 241 पर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अगर यहाँ पे जनघनत्व और उसके वितरण के बारे में बात करते हैं तो 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे जनघनत्व आपको 241 प्रति वर्ग किलोमीटर पाई जाती है। इसमें से भी जो औद्योगिक नगर होता है, यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र होता है, वहाँ पे मतलब कि देखा गया है कि जो जनसंख्या घनत्व है उसका प्रतिशत ज़्यादा पाया जाता है। अगर इंदौर की जनसंख्या घनत्व देखें तो यहाँ पे 839 मिलेगा। अगर भोपाल का देखें तो यहाँ पे 854 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मिलेगा। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर बात करते हैं तो देखेंगे आपको, अगर जो गुना जिला है वहाँ पर मात्र 112 प्रति व्यक्ति मतलब मिलेंगे। वहीं अगर बात करते हैं तो जो पठार का जो पूर्वी भाग है, यानी कि यह वाला जो भाग है,
उसकी तुलना में जो पश्चिमी भाग है यानी कि पश्चिमी भाग के जो जनपद है वहाँ पे आपको जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा मिलेगा। यानी कि यह वाला जो क्षेत्र है ये काफ़ी विरल है, ये वाला जो क्षेत्र है काफ़ी संघनन है। अगर महिला पुरुष अनुपात के बारे में बात करते हैं तो 2011 जनगणना के अनुसार से 1000 पुरुषों पर केवल वहाँ पे देखा गया है कि 896 से लेकर 989 के बीच में वहाँ पे मतलब कि महिलाओं की जनसंख्या पाई जाती हैं। वहीं देखा गया है कि जो पठार के जो पूर्वी ज़िले हैं वहाँ पे महिलाओं का अनुपात जो पश्चिमी ज़िले हैं उसके तुलना में कम पाई जाती हैं। अगर साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी काफ़ी भिन्नता पाई जाती हैं। साक्षरता दर जैसे कि झाबुआ एक ज़िला है, वहाँ पे आप देखेंगे 44.5% पाई जाती है। लेकिन अगर वहीं इंदौर और भोपाल में बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 82.3% साक्षरता दर पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो पठारी क्षेत्र है इसमें भी काफ़ी भिन्नता पाई जाती है साक्षरता दर की स्थिति से। जो पठार का पश्चिमी भाग है पूर्वी भाग की अपेक्षा कम साक्षर है। वहीं अगर बात करते हैं इसके कि नगरीय जनसंख्या क्या है और ग्रामीण जनसंख्या क्या है, तो जो नगरीय जनसंख्या है वो उसमें वो देखा गया है कि लगभग पूरे इस क्षेत्र में जो भी जनसंख्या रहती है उसका 29.37% नगरों में रहती है। यानी कि अगर संख्या में बात करते हैं तो लगभग 1,39,28,770 जो लोग हैं वो शहरों में निवास करते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि अगर शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी 10 की वृद्धि क्या है, तो लगभग देखा गया है कि वहाँ पे 21.18% की 10 की वृद्धि पाई गई है। अगर पठार क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बात करते हैं तो वहाँ पे लगभग आप देखेंगे कि 335 लाख यानी कि 3,35,00,000 लोग जो कि गाँव में रहते हैं। अगर इनके अगर 10 की वृद्धि के बारे में बात करते हैं तो गाँव में शहरों की अपेक्षा 10 की वृद्धि कम पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे केवल आपको 10.19% ही 10 की वृद्धि पाई जाती है। अगर कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में तमाम नदियाँ बहती है, तमाम प्रकार की अगर मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो यह खनिज संसाधन संपन्न के साथ साथ आप देखेंगे कि कृषि अर्थव्यवस्था है उसकी भी प्रमुख यहाँ पे मतलब कि प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था पाई जाती है, कृषि अर्थव्यवस्था भी पाई जाती है। जो यहाँ पे लोग निवास करते हैं लगभग उसका 80% जो जनसंख्या होती है वो अपने मतलब निर्वाहन के लिए चाहे आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। जो 48% भूमि है इस क्षेत्र के पूरे वो क्या है, कृषि योग्य है। लगभग 8% जो भूमि है और मतलब कि भविष्य में कृषि के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है। यानी कि यहाँ पे सिंचाई सुविधा अगर डेवलप की जाती है तो और 8% जो भूमि है वो इसके अंतर्गत लाई जा सकती है। जो यहाँ पे मतलब कि मुख्य रूप से जो फसलें बोई जाती है उसमें से प्रमुख जो है वो खाद्यान्न फसलें ही प्रमुख रूप से बोई जाता है। जो कुल कृषि की जाती है उसका 70% जो भाग होता है वो केवल खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। बाकी के जो 30% होता है वो आपको यहाँ पर देखेंगे व्यापारिक फसलें उगाई जाती है। खाद्यान्न फसलों में जब देखेंगे आप तो रबी फसल के तुलना में जो खरीफ यहाँ के फसलें हैं उसका अधिक महत्व है, यानी कि उसका उत्पादन अधिक किया जाता है। अब बात कर लें कि खाद्यान्न फसलों में कौन कौन से ऐसे फसल है जिसका उपजाऊ यहाँ पे उपज किया जाता है, तो उसमें मुख्य रूप से आपको दाल हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, चावल यहाँ से प्रमुख रूप से यहाँ के खाद्यान्न के जो फसलें हैं उगाई जाती हैं। उसके बाद से अगर देखते हैं कि यहाँ पे व्यापारिक कौन कौन से फसलें उगाई जाती है तो व्यापारिक फसलों के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कपास हो गया, तिलहन हो गया, तंबाकू हो गया, गन्ना प्रमुख रूप से यहाँ पे मतलब कि व्यापारिक फसलें उगाई जाती है। यहाँ पे दोहरी फसलें और मतलब कि फसलों में हेरा फेर करके बोया जाता है। ये आमतौर पर ये हर जगह ऐसा किया जाता है कि फसलों में हेर फेर करके बोया जाता है ताकि जो भूमि है उसकी उपजाऊता बनी रहे। उसके बाद से देखिए जो अल्प वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे खरीफ फसलों की उत्पादन साल में एक बार किया जाता है। एक साल खाली रखा जाता है, एक साल खेती किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है जो उस क्षेत्र की भूमि है उसकी उपजाऊ जो बनी रहती है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे सिंचाई संसाधन उतना विकसित नहीं है, इसलिए उस क्षेत्र में कृषि करना कठिन होता है। इस वजह से एक साल बोया जाता है, एक साल खाली छोड़ दिया जाता है। अगर फसलों को हेरा फेरा कर अगर बोने की बात करें तो यहाँ पे मतलब उसके 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है कि मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता है, मतलब किसी साल वर्षा होती है किसी साल नहीं होती है, इस वजह से एक साल ऐसे वो प्रति छोड़ देते हैं। दूसरा वहाँ पे होगा भूमि उपयोगिता को बनाए रखना, यानी कि जैसे कि वहाँ पे अगर मतलब एक साल अगर गैप करके बोते हैं तो उससे क्या होता है उस
उस क्षेत्र की मिट्टी जो होती है उपजाऊ बनी रहती है। तीसरी चीज़ इसमें होता है कि श्रमिकों की कमी को दूर करना। मान लीजिए अगर वहाँ पे रहने वाले लोग हैं जाकर बाहर काम करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं, इस वजह से वहाँ पे श्रमिकों की कमी हो जाती है, इस वजह से भी उस क्षेत्र को प्रति छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद है सभी प्रकार के जो खाद्यान्न फसलें होते हैं उसमें आत्मनिर्भर बनाना। कहने का मतलब यह है कि जब वहाँ मिट्टी उपजाऊ रहेगी तो क्या होगा, उसकी उत्पादकता ज़्यादा होगी, जिससे उस क्षेत्र की जो भी मतलब की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सकेगी। वहीं बात करते हैं फसलवार, तो जो गेहूं है आपको, ये पठार की प्रमुख फसलें होती हैं। अगर बात करें कि किस क्षेत्र में बोया जाता है, तो जो भोपाल हो गया, रायसेन हो गया, सिरोही हो गया, बिरसा हो गए, होशंगाबाद हो गए, फिर से ये शाहजहाँपुर हो गया, देवास हो गया, उज्जैन हो गया, इंदौर वाला जो ज़िला होता है, यहाँ पे प्रमुख रूप से आपको गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यह काली मिट्टी और सिंचाई की सुविधा होने की वजह से क्या होती है, यहाँ की उत्पादकता भी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो जो सागर हो गया, ये निमचा हो गया, फिर से धार मंदसौर वाले में जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो गेहूं का उत्पादन होता है उसमें काफ़ी अधिक वृद्धि देखा गया है। वहीं अगर बाजरा के बारे में बात करते हैं तो जो अर्ध शुष्क वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे प्रमुख रूप से जो खेती की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं अर्ध शुष्क खेती, यानी कि बाजरा का उत्पादन किया जाता है। जो पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी वाला जो भाग होता है, जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम या अल्प होती है, वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। कुल कृषिगत जो भूमि होता है उसका 30% बाजरा बोया जाता है और 10% जो होता है वहाँ पे ज्वार बोया जाता है। मुख्य रूप से अगर क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो बैतूल हो गया, राजगढ़ हो गया, सिरोही हो गया, झालावाड़ हो गया, गुना हो गया, मंदसौर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, यहाँ पे इसको उत्पादन किया जाता है। उसके बाद से देखिए चना और कपास के बारे में बात करते हैं तो यह आपको भोपाल, रायसेन, सिरोही, बिरसा, चित्तौड़, ये राजगढ़ वाले ज़िले में आदि ज़िले में उत्पादन किया जाता है। वहीं अगर अरहर के बारे में बात करते हैं तो ये आपको दक्षिणी भाग में पाया जाता है। उसके साथ साथ देखेंगे कि जो कपास है, जो लावा से मिट्टी निर्मित है, जो काली मिट्टी है, वहाँ पे आप देखेंगे कपास के उत्पादन किया जाता है। अगर गन्ने के बारे में बात करते हैं तो ये आपको मंदसौर में, उज्जैन में, रतलाम में, झालावाड़ आदि जिले में इसका मतलब कि उत्पादन किया जाता है। वहीं अगर चावल के बारे में बात करते हैं तो यह आपका मुख्य रूप से होशंगाबाद हो गया, हरदा हो गया या रायसेन वाला जो क्षेत्र होता है वो वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। अगर वहीं इसकी सिंचाई संसाधन के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुएँ हो गए, नलकूप हो गए आदि प्रमुख रूप से यहाँ पे सिंचाई के संसाधन है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में कृषि की जाती है। उसके बाद से औद्योगिक की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यह खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या होगा, औद्योगिक लगेगा ही। तो ये मतलब कि संसाधन संपन्न क्षेत्र है, यहाँ पे वन आधारित हो गया, खनिज आधारित हो गया या कृषि आधारित जो कच्चे माल मिलते हैं उससे संबंधित यहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तम किस्म के कपड़े हो गया, कपड़े की बुनाई की जाती है, जिसका निर्यात आप देखेंगे तुर्की में और ईरान में किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे सूती वस्त्र का भी उद्योग लगे हैं, चीनी हो गया, धातु हो गया, कृषि आधारित हो गया, अनेक स्थानिक जो कुटीर लघु उद्योग होते हैं उसका यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है, जिससे यहाँ पे मतलब रोजगार को बढ़ावा मिला है। उसके साथ साथ देखेंगे कि ये चंबल विद्युत परियोजना है, जो ये रावत भट्ट वाला जो विद्युत परियोजना है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में काफ़ी मतलब कि बिजली के उत्पादन किए जाता है, इसलिए इस क्षेत्र की आपूर्ति को पूरा किया जाता है। वहीं वन पर निर्भर उद्योग के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से क्या होगा कि यहाँ पे कागज़ का या लकड़ी चीरने का उद्योग यहाँ पे मुख्य रूप से लगेगा। अगर कारखाने के बारे में बात करते हैं तो जो नेपा नगर है जो पूर्वी निर्माण में पड़ता है, यह मतलब कि प्रमुख रूप से आप देखेंगे यहाँ पे अखबारी उद्योग के लिए यहाँ पे पेपर का उत्पादन किया जाता है। अगर खनिज आधारित बात करते हैं तो आपको सीमेंट उद्योग हो गया, इसका अगर केंद्र के बारे में बात करते हैं मंदसौर हो गया, चित्तौड़ हो गया, फिर से ये निमाड़हेड़ा हो गया, इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं अगर सफ़ेद सीमेंट के बारे में बात करते हैं, निमाड़हेड़ा में सफ़ेद सीमेंट बनाया जाता है। तो यहाँ तमाम काफ़ी प्रकार के मतलब कि औद्योगिक विकास हुआ है। अगर परिवहन के बारे में बात करते हैं तो परिवहन व्यवस्था के बारे में बात करें, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे खनिज संसाधन मिलते हैं, कृषि का विकास हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में परिवहन का विकास ठीक ठाक हुआ होगा। तो जो मालवा का पठार होता है, यहाँ पे सड़क या रेल यातायात मार्ग की दृष्टि से देखें तो यह काफ़ी विकसित हुई क्षेत्र है। यहाँ पे अगर चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता से जाने वाले रेल और सड़क मार्ग यहाँ पे
यहीं से होकर गुजरती हैं। इस पठार को देश के जो 4 बड़े मतलब कि नगरों को रेल और सड़क मार्गों से जोड़ने की प्रमुख मतलब कि यहाँ पे सड़कें पाई जाती हैं। अगर वहीं बात करते हैं कि पूरे मालवा के पठार के पठार वाला क्षेत्र में सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा पड़ेगा, तो आपका इटारसी स्टेशन पड़ता है, जो मुंबई जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। यानी कि यहाँ से तमाम रास्ते निकल कर जाते हैं, यहाँ के प्रमुख स्टेशन है। तो इस वजह ये जो मालवा का पठार है मेरा, अगर चाहे आर्थिक गतिविधि के रूप से बात करें, चाहे हमारा खनिज संसाधन के रूप से बात करें, चाहे औद्योगिक दृष्टि से बात करें, या चाहे आपको मतलब कि वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें, तो यह काफ़ी रिच प्रदेश है। इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं ये हमारे देश के आर्थिक गतिविधि में योगदान देता है। थैंक यू।